जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप काफी समय से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी, तो ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो अगर वैकेंसी आ रही है तो अब आपको क्या करना है, तैयारी स्टार्ट करनी है। और तैयारी शुरुआत करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना। तो यहां पर हमें मैथ यानी गणित के पेपर को सोल्व करने वाले हैं, जो 25 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। बहुत ही शानदार सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। जो स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सर जी आरपीएफ का पेपर कैसे आता है, मैथ में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसा ही आपका पेपर आएगा, जिस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसी तरीके से आता है। यहां पर आज हमारा पहला पेपर होने वाला है। बड़े ध्यान से क्लास को देखना, बहुत सारी चीज आपको सीखने के लिए मिलने वाली है और बड़े प्यार से और बड़े शानदार तरीके से मैं सिखाते हुए चलूंगा। देखिए, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। जिसका चाहे मैथ कितना भी कमजोर हो, आपका जो गणित है ना वो चाहे कितना भी कमजोर हो, मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मैथ समझ में न आए। और आपको एक बात भी पता है कि मैथ से 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैथ का जो वेटेज होता है सिलेक्शन में वो काफी ज्यादा होता है। 35 क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन। आपको ध्यान से पहले देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है सोल्व करने का, कि उसको एक बार आराम से पढ़ लो। आप पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, फिर आराम से सोल्व हो जाएगा। कैसे कि 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 33 सेकंड लगते हैं। ट्रेन को पुल को पार करने में 76 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हो, जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करती है, जो हमसे पूछा गया तो हम मान लेते हैं x थी, प्लस में वो पुल की लंबाई को पार करेगी। और पुल की लंबाई कितनी दी गई है? 473 मीटर दी गई है। 473 मीटर पुल की लंबाई हो जाएगी। जब पुल को पार करेगी, देखिए क्या है कि जब ट्रेन है किसी भी पुल को पार करे, ठीक है, किसी भी आपको बात करें पुल के बाद कोई भी प्लेटफॉर्म को पार करे, या प्लेटफॉर्म के साथ साथ कोई भी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो स्वयं को और साथ में जो दूसरी चीज है उसकी लंबाई को पार करेगी। लेकिन इसके अलावा अगर साथ में आपके ये बोला जाए कि कोई खंबे को पार किया जा रहा है, कोई आदमी को पार किया जा रहा है, कोई पेड़ को पार किया जा रहा है, तो उस समय क्या होता है, वो सिर्फ स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो इसको पार करने में कितना समय लगता है? उसको 76 सेकंड का समय लगता है, ये बोला गया है। लेकिन जो सिग्नल है, सिग्नल एक खंबे पे ही होता है ना, तो जैसे मैंने बताया जब खंबे को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई को पार करेगी, तो उसमें 33 सेकंड का समय लेता है। यानी x को पार करने में 33 सेकंड का समय लिया जाता है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब दोनों की लंबाई है। इसमें भी ट्रेन की लंबाई है, इसमें भी ट्रेन की लंबाई है। जब हमें पता है कि ट्रेन की लंबाई को 33 सेकंड में पार किया जाता है, तो इसका पता कर ले, बस इसमें से ये माइनस कर लो। इधर से आ गया 3 और 4, कितना जाएगा? 43 सेकंड का समय लगता है किसको पार करने में? जो 473 मीटर का जो आपका पुल था उसको पार करने में। 1 सेकंड का निकालो तो 33 से डिवाइड कर देंगे, 43 से डिवाइड कर देंगे, 43 से कम 43, 43 से कम 43, तो 11 हो जाएगा। 11 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी स्पीड? 11 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन हमसे स्पीड नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई पता लगाइए। तो ट्रेन को पार करने में कितना समय लेती है? 33 सेकंड का। तो 33 को 11 से भाग कर दो, तो भाग करेंगे तो ये आपका 33 गुना 33 ही रहने वाला है। कितना आ जाएगा? 3, 6 और 3, तो 363 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा।
जो आपका किस में आंसर दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या बात समझ में आई सभी को? बड़ा प्यारा है, ध्यान से समझो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ना समझ में आए, लेकिन बस थोड़ा ध्यान लगा के रखना, आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी तो हम जब टॉपिक्स पढ़ेंगे उस समय और भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूंगा। भाई 473 मीटर लंबा पुल है, तो जब कोई ट्रेन पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई और जो पुल है उसकी लंबाई को पार करेगी। दोनों को पार करने में उसको 76 सेकंड का समय लेता है, सिर्फ खुद की लंबाई को, क्योंकि अगर खंबे को पार कर रही है या सिग्नल को पार कर रही है तो स्वयं की लंबाई को पार करेगी। कितने समय लगता है? 33 सेकंड का समय लगता है। इसमें से माइनस करेंगे, 43 सेकंड का समय आ रहा है। इसमें किसको पार किया जा रहा है? ये 473 को। 473 को 43 सेकंड में पार किया जा रहा है। 1 सेकंड की स्पीड क्या आ जाएगी? 11 मीटर पर सेकंड। अगर हमसे स्पीड पूछा होता तो 11 मीटर पर सेकंड हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन को पार करने में 33 सेकंड का समय लगता है। 1 सेकंड में 11 मीटर जाता है। 1 सेकंड में 11 मीटर जाता है तो 33 सेकंड में ये कितने मीटर जाएगा? 363 मीटर जाने वाला है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आंसर आप इधर चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आगे आपको करवा दूंगा। अब इसको देखते हैं। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन है ना, आपके आरपीएफ के एग्जाम में यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले इसको समझो। इसमें x और y का मान यहां पर दिया गया है कि ये x और y का मान है। यहां पर ये साल दिए गए कि इसी साल में है, और ये यहां पर ये संख्या दी गई है, ये हजार में ये संख्या है। संख्या किसमें है? हजार में है। बोला गया है कि 2001 से 2006 के बीच में x और y कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या दी गई है कि कितने कितने वाहन वो बनाते हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चंस, क्या है उस पर ध्यान दीजिए कि इन वर्षों में कंपनी x और y के उत्पादन में सबसे कम अंतर किस वर्ष में था या किस वर्ग में था, यह अपने को बताना है। मैं क्वेश्चंस को आपके लिए थोड़ा और जूम कर देता हूं। देखिए यहां पर निकालिए सबसे कम अंतर। पहले अंतर निकाल लो, अंतर निकाल लोगे ये आपके आगे काम आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। कैसे? जहां पर सबसे कम अंतर आपको दिखाई दे वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अंतर देखो कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है। 34 और 54 20 का। यहां पर अंतर देखोगे तो कितने का आ रहा है? ये 14 का आ रहा है, 14 का आ रहा है। यहां पर अंतर देखोगे तो कितने का आ रहा है? ये आपका 16 का आ रहा है। यहां से देखोगे तो 2 का आ रहा है। यहां से देखेंगे तो 24, 26 और एक 27 का अंतर आ रहा है। ठीक है जी। और यहां से देखेंगे तो 25 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 25 का। ठीक है, ये अंतर आ गया। सबसे कम अंतर 2 वाला। 2 वाला किसमें? 2004 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2004 आंसर हो जाएगा कि सबसे कम अंतर कहां पर है? 2004 वाले साल में रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो इसी का है। अगला क्वेश्चन इसी का है और इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि 2001 और 2002 में निर्मित कंपनी X के वाहनों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। 2001 और 2002 के बीच का अंतर आपको बताना है, और वो भी X में। 2001 में कितना बनाता है? 34। 2002 में कितना बनाता है? 38। अंतर कितने का हो गया? 4 का। प्रतिशत में नहीं पूछा, बस डायरेक्ट अंतर पूछा है, तो 4 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए वर्षों के लिए दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में क्या अंतर था। आपको बताना है कि दोनों के बीच में क्या अंतर था। एक तो यह है कि इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ लो और फिर माइनस कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा कौन सा है? अभी हमने जो अंतर निकाला था ना, वही तो अंतर होगा, बस उसको जोड़ दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इधर से जोड़ लो, 25 25 50, 2 52, 52 और 2 54, 54 और 16 70, 70 20 90, 100 और 104।
कितने का अंतर आ गया? 104 का अंतर आ गया। अब देख लीजिए क्या 104 ही है, ऑप्शन में है 104, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बड़े प्यार से आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर बी देखो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया, क्या हो गया आपका 104 हो गया। ठीक है जी, बस जो क्वेश्चंस में दिया गया है उसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखो, फिर प्यार से सोल्व करते हुए चलो, आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि आरपीएफ, आप सोचते हो ना पता नहीं कितना हार्ड मैथ आता है, आज इस पूरी क्लास को देखो, पूरे पेपर को देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनको आप सोल्व कर पाते हो और कितनी मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। लेकिन वो तब पता चलेगा जब आप पूरे क्लास को देखोगे, इस पूरे पेपर को देखने वाले हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इसमें तो सॉल्यूशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? देखिए क्या है कि 4 साल में कोई राशि 13% साधारण ब्याज पर 4650 हो जाती है तो धनराशि क्या है? अब क्या बोला गया है, कितनी हो जाती है? 4650 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4650 हो जाती है। तो हमें बताना है कि राशि क्या थी, यानी अपना मूलधन क्या था। अब मूलधन कुछ भी हो, मूलधन कुछ भी हो, उसमें ब्याज लगने के बाद ये राशि इतनी हो रही है, कुछ भी नहीं करना, इसका मतलब मूलधन इससे कम रहा होगा, 4650 से कम रहा होगा ना, क्योंकि इसमें तो 4 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तो 4000 से कम होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसी में 4000 से कम दिया गया है। यह होता है पेपर में सोल्व करने का तरीका, कैलकुलेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, कैलकुलेशन करोगे थोड़ा समय लगेगा, बिना कैलकुलेशन के भी हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि 35 क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। 35 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, साथ में अपने दिमाग को ओपन रखना है कि कैसे इसका सॉल्यूशन और अच्छे से हो सकता है, कैसे जल्दी किया जा सकता है। वो तो हम क्लासेज करेंगे, तब मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी मैं क्लासेज में आपको बेसिक तो सिखाई दूंगा कि बेसिक से कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है वो 90 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो आराम से निकाल सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका √3/4 a²। यह होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें लिख दो, आपका आंसर निकल जाएगा। √3/4 है तो √3/4 लिखेंगे, a का मान लिखेंगे कितना है, 90 है, a² है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काटा 45 पे, फिर 2 से काटा 45 पे, 45 का स्क्वायर कर दो और साथ में √3 लगा दो। √3 तो सभी में है। अब 45 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है तो क्या तरीका है, 5 का तो आप कर दो 25 और इससे अगले वाली संख्या से इसको गुना कर दो, तो 4 से अगले वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 5, 5 से इसको गुना कर दो 20, यानी 2025 √3 आ जाएगा। 2025 √3 आपका आंसर हो गया। यह चीज भी याद रख लेना, आपके काम आने वाली है कि जिसके लास्ट में 5 हो और उसका अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो 5 का तो हम लिख देंगे 25 और यहां पर जो संख्या होगी उसका उससे अगली संख्या से गुना कर देंगे। तो 4 से अगली संख्या क्या थी, 5 थी, गुना किया, आपका यहां पर स्क्वायर निकल के आ गया। तो आप आराम से इस तरीके से भी इसका आंसर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, ये जो आपके आते हैं ना मेंसुरेशन वाले, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हो। हाँ, कभी कभी अच्छी खासी कैलकुलेशन आपसे जरूर करवा लेता है। आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आप देखोगे कि काफी अच्छी कैलकुलेशन आपसे करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x का मान हमें ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान निकालिए।
बड़े आराम से निकल जाएगा भाई। रूट 36 का कितना होता है? 6 होता है। 150 में से 6 गया, कितना आ गया? 144। रूट 144 इसका क्या हो जाएगा? 12। किसका होता है 144? किसका होता है? 12 का वर्गमूल होता है, तो 12 आ गया। यानी इधर से कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। इधर से निकालो, तो इधर से निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये हट जाएगा। तो इधर कितना है? 632 माइनस का x है, उधर स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। उसको इधर लेके जाओ और x को उधर लेके जाएंगे, तो 632 में से 144 माइनस कर लेंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। और हमसे x का मान ही पूछा गया था, तो इसमें कर लीजिए। लास्ट में 8 आना चाहिए, 488 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 में से या 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। इकाई का अंक अगर 8 एक में है तो आप आंसर कर दो डायरेक्ट भी, ठीक है, वरना हमें और चेक करना होता। आप आंसर भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, वरना आप कर भी लो भाई। 632 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 488 ही बचने वाला है। बात समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है, ध्यान देना है कि कैसे सोल्व किया जा सकता है आराम से। बाकी मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास है वो हम मैं लेके आऊंगा, तब उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है ना वो सारे करवा देंगे। वो तो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आप जितना ज्यादा प्यार दोगे, जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे, उससे तगड़ी बेहतरीन क्लासेज मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है जी। देखो, और सपोर्ट कुछ नहीं दिखाना आपको, बस क्या करना है? पढ़ना है। आप पढ़ते रहो, अपने साथियों के साथ भेजते रहो क्लास को, ताकि वो भी पढ़ते रहे। बस इतना ही आपको करना है। आपको आपका ही काम करना है, पढ़ाने का काम मेरा है, वो मेरे पे छोड़ देना। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लेके आऊंगा आपके एग्जाम के लिए। देखो क्या है कि एक आयत की चौड़ाई 185 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 481 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी दी गई है, क्योंकि विकर्ण का मान हमें दिया गया है और आयत का विकर्ण क्या होता है? वो होता है आपका रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यानी लंबाई की पावर 2 प्लस में चौड़ाई की पावर 2 और बराबर में क्या होता है? आपका विकर्ण होता है। और जो कितना दिया गया है भाई? 481 दिया गया है। कितना दिया गया है? 481 दिया गया है। यहां से इस रूट को हटाएंगे क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 481 गुना 481 हो जाएगा। ये हमारा हट चुका है। यहां पर हमें चौड़ाई दी गई है, हमें लंबाई निकालनी है, तो L स्क्वायर हमें निकालना है, तो B स्क्वायर हो जाएगा, तो 185 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का है ये, और बराबर में कितना है ये। इसका कैलकुलेशन करो, तो मैंने आपके लिए कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है। 231 361, 231 361, समय वेस्ट नहीं करना अपने को। अब L स्क्वायर हमें निकालना है, L स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो गया? 231 361 में से इसका माइनस कर देंगे 185 का स्क्वायर। 185 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 34225, 34225। इसमें से ये माइनस करेंगे, हमारे पास L स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन में अभी टाइम वेस्ट करना नहीं है। कैलकुलेशन तो मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 197 136, ये किसका हो जाएगा? L का मान निकालोगे तो इसके ऊपर रूट जाएगा, और L का मान कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा आपका 444, ठीक है। कितना हो जाएगा? 444 हो गया। जब आपके पास लंबाई है, जब आपके पास चौड़ाई है, तो परिमाप आप आराम से निकाल सकते हो। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। तो 2 इंटू L का मान कितना है हमारा? 444 है। B का मान हमें पहले ही दिया गया है, 185 हो गया। 185 करेंगे, इधर से आ गया आपका 9, इधर से आ गया 2 और 629, और ये 2 से इसको गुना करना है बस। तो कितना हो जाएगा? 1258 हो जाएगा। 1258 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन इसमें अच्छी खासी दी गई है, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसे क्वेश्चंस तो, एक दो क्वेश्चंस तो हमेशा आरपीएफ में ऐसे डाले जाते हैं, और स्पेशली पिछले एग्जाम्स में तो ये वाली टाइप है ना, वो हर शिफ्ट में आई थी।
जिसमें आपसे कैलकुलेशन करवाई गई थी थोड़ी अच्छी, ठीक है, वरना छोटी छोटी दे देता तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना कर पाओ, बस आपको गुना करना है, और गुना तो आप आराम से कर सकते हो, गुना जोड़ घटा भाग करना है वो आराम से कर सकते हो, ठीक है, बस अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, कि एक बॉक्स में 3, 2 और 1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और इरेजर है। क्या दिया गया है? एक तो पेन है, दूसरा कौन सा है आपका पेंसिल है, और तीसरा क्या है आपका इरेजर है, ठीक है। इनका अनुपात क्या दिया गया है? 3:2:1 के अनुपात में इनको दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद बोला है कि इसकी कीमत 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए है। इसका मतलब पेन की 2 रुपए हो गई, पेन की 3 रुपए हो गई, पेंसिल की 2 रुपए हो गई, और आपका इरेजर की 2 रुपए हो गई। बॉक्स पर खर्च की गई राशि 48 है। अब अपने को कुल राशि भी बता दी गई है, वो कितनी है? 48 है। तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले 3 अनुपात में पेन है। जब एक पेन 3 रुपए का आता है तो यानी 9 रुपए के पेन बन गए। एक पेंसिल 2 रुपए की आती है, मतलब 4 रुपए की पेंसिल बन गई। एक इरेजर 2 रुपए का आता है, इसका मतलब 2 रुपए का क्या बन गया? इरेजर बन गया। यहां से देखो 9 और 4 13 और 2 15, ये 40 है भाई, 48 नहीं है, 40 है। देखो इंग्लिश में 40 लिखा हुआ है ना, 40 है ये। अब 15 अनुपात का मान हमारे पास 40 आ गया, यानी यहां पर रुपए 15 हो रहे हैं, उधर कितना हो रहा है? 40। एक का निकालेंगे, इसके बटे में 15 हो जाएगा। हमें किसका निकालना है? पेन का, और पेन है 9, तो 9 का निकाल लो। 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 5 अंठे 40, 8 तिये 24 रुपए। अगर आपसे यह पूछा जाता कि पेन के लिए कितने रुपए खर्च किए गए हैं, तो वो हो जाता 24 रुपए। लेकिन हमसे पेनों की संख्या पूछी है। अब 24 रुपए पेन के लिए खर्च किए गए हैं, एक पेन 3 रुपए का आता है, तो इसका मतलब पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। क्या सभी को यह बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है ना भाई। पहले जिस अनुपात में दिया गया था, फिर जितने रुपए दिए गए थे उस हिसाब से हमने गुना किया, फिर यहां पर जो रुपए का अनुपात आया उसको रुपए के बराबर रखा, फिर 1 का मान निकाला जिससे हमारा 9 का निकल गया। तो हमें पता चल गया कि पेन है ना, वो 24 रुपए के पेन हमारे पास है। लेकिन हमें रुपए नहीं पूछा था, हमसे संख्या पूछी थी। जब एक पेन 3 रुपए का आता है तो 24 पेन कितने रुपए के आएंगे? 24 रुपए में कितने पेन आ जाएंगे? 8 पेन आ जाएंगे। तो पेनों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। आप आंसर चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? देखिए कि दुकानदार ने 204 में एक चीज खरीदी, 204 रुपए में एक चीज खरीदी, इसे 255 में बेच दिया। 204 में खरीदा और 255 में इसको बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो भाई, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने इस पेपर को देखते समय एक बात नोटिस की है कि 60 से 70% जो क्वेश्चंस है ना मैथ में, वो बिल्कुल ही इजी आते हैं। बाकी आपके जो 30 से 40% है ना, वो आपके मॉडरेट आते हैं। हार्ड क्वेश्चंस बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए तो कोई हार्ड होता ही नहीं है, इसलिए हमने भी हार्ड कोई नहीं रखा, ताकि जब भी आप पेपर देने जाओगे, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो इस प्रवीण कटारिया की बेइज्जती है। ये तो बात समझ रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले हमने एसएससी जीडी का पेपर करवाया था, उसकी तैयारी मैथ में जो हमने करवाया ना, 100% वहीं से क्वेश्चन आए हैं। और स्टार्टिंग से तो छोड़ो, लास्ट के जो 20 दिन में करवाया वहीं से पूरा पेपर आया है। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी मेहनत से आया, ऐसे ही नहीं आ गया। अब इस क्वेश्चन को निकालो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान है। कि एक दुकानदार है, वो 204 रुपए में चीज को खरीदा और 255 में बेच दिया।
अब 255 भी बेच दिया, यानी 51 रुपए का लाभ उसने कमाया। कितने रुपए पर? 204 रुपए पर भाई। और प्रतिशत के लिए 100, क्योंकि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अरे वो फॉर्मूला होता है ना प्रतिशत निकालने का, लाभ या हानि बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100। ये वाला जो फॉर्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसका हमने यूज किया है कि 51 रुपए का लाभ हुआ, 204 रुपए पर प्रतिशत निकालो। तो इसको काटो, कितने पे जा रहा है ये? 4 पे चला गया, 4 पे चला गया ना, 4 से इसको काटो तो 25 चौके 100। क्या हो जाएगा यहां पर? 25% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखते हुए जाओ, आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन हम आसान कर देंगे, चाहे वो कांस्टेबल के हो चाहे वो एसआई के हो। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 85 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर हो। ये आपको बताना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसके विकर्ण दिए गए हैं, और जिसके विकर्ण दिए गए हो और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका 1/2 d1 गुना d2। d1 मतलब डायामीटर, यानी पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। बस इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 85 गुना 86 है। इसको 2 से काटो तो 2 चौके 8, 2 तिये 6। अब 85 गुना 43 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 85 को 43 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3655 हो जाएगा। 3655। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, डी है, सही है। 3655 क्या हो जाएगा आपका? यहां पे आंसर हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना, बस अगर आपको ये याद है, ये फॉर्मूला याद है, बाकी तो आपको सब कुछ दिया ही गया है भाई। पहला विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण दिया गया है, 1/2 लगाना है। आराम से कर दो, ठीक है जी, आराम से निकल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका कि एक विशिष्ट राशि को 6 और 5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। किस अनुपात में बांटा जा रहा है? 6 और 5 के अनुपात में राशि को बांटा जा रहा है। यदि पहला भाग 228 है, पहला भाग कितने अनुपात है? 6 अनुपात। 6 अनुपात का मान आपको 228 दिया गया है, 1 अनुपात का मान हम यहां से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 6 तिये 18, कितना हो गया? 18 48 और 6 अंठे 48, यानी कि कितना हो गया? 38 हो गया। तो हमसे पूछा है कि कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब कुल राशि मतलब 6 और 5 11 अनुपात का मान। जब 1 का मान 38 है, इसको हमें 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 38 और 38, यहां से 8 1 और 4 418 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के बात सभी को समझ में आ गई भाई। आपको जब 6 और 5 के अनुपात में दिया गया हो, पहले भाग का मान दिया गया है, इसका मतलब 6 अनुपात का मान अगर आपको दिया गया हो और 11 अनुपात का मान आपसे पूछा हो तो 6 बराबर 228 हो जाएगा। 1 बराबर 228/6, 11 का मान निकालना है, 11 गुना कर दो, आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। ओके जी, ऐसे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि एक बॉक्स में 125 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 65 का उपयोग किया जा चुका है। अब 125 साबुन बताए गए हैं आपको डिटर्जेंट, जिसमें से 65 का उपयोग हो चुका है। इसका मतलब कितने आपके पास बचे हुए हैं? 60 आपके पास बचे हुए हैं। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत बॉक्स में बचा है। भाई 60 बचा हुआ है, कितने में से? 125 में से। प्रतिशत के लिए 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 12 पंजे 60 और 12 चौके 48 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ
क्या ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड था? क्या ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड था? बिल्कुल भी हार्ड नहीं था और हार्ड हो भी नहीं सकता, हार्ड हो भी नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का। आपके आरपीएफ के एग्जाम में बात करें या रेलवे के एग्जाम में बात करें, सिंप्लीफिकेशन का रोल है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यह क्या है, इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। इसको सोल्व करने का सबसे तरीका क्या है? सबसे बेस्ट क्या, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका वी बोर्ड मास। इसको याद कर लो बस। बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को खोलना है, सोल्व करना है। ओ का मतलब ऑफ का या हिंदी में का को सोल्व करना है। उसके बाद डी का मतलब डिवीजन, भाग को सोल्व करना है। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई गुना को सोल्व करना है। फिर जोड़ को और फिर घटा को, इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। और अगर ब्रैकेट भी छोटी बड़ी और बीच की दी हुई हो, पहले छोटी वाली सोल्व होगी, फिर बीच वाली सोल्व होगी, फिर बड़ी वाली सोल्व होगी। तो आप इनमें से सोल्व कीजिए। चलो हम ये वाला ब्रैकेट उठा लेते हैं, छोटे वाला। ये करना चाहो ये भी कर लो, दोनों एक ही बात है। इधर से करते हैं तो इस और इस ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सोल्व करते हैं। तो 144 को 12 से भाग देंगे, कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। 20 माइनस 12 करेंगे, 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 आ गया। यानी इस पूरे को सोल्व करने पे हमारे पास कितना आ गया है? 8 आ गया है। तो इस पूरे के स्थान पर हम 8 लिख दें। ओके जी, यहां से हमने पूरे के स्थान पर 8 लिख दिया। उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, भाग में 8 है, 8 को 8 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इस पूरे के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। तो इस पूरे के स्थान पर हमने यहां पर 1 लिख दिया और बार माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 110 को 10 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? 11 आ गया। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 11 में से 1 गया, हमारे पास कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। यानी इस पूरे के स्थान पर यहां से लेकर यहां तक कितना सोल्व हो गया? हमारा 10 आ चुका है। 10 इधर क्या है? माइनस है तो माइनस लिख देंगे। इधर कितना है? 46 है। अब बड़े वाले ब्रैकेट को हमें सोल्व करना है। 46 में से 10 गया तो कितना बचा हमारे पास? 36 बचा। लेकिन इधर माइनस है, 83 माइनस हमें 36 करना है और 83 माइनस 36 करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? अपना 47 बच जाएगा। तो 47 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 47। ठीक है, किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी है। देखो डी ही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते हुए जाओ। पहले इस बात को ध्यान रखते जाओ बस, ठीक है। पहले एक ब्रैकेट को उठाया, उसको कंप्लीट करो, फिर उसके साथ वाले को कंप्लीट करो, ऐसे करते हुए चलेंगे। और पहले भाग आ रहा है तो भाग को सोल्व करना है, फिर गुना को, फिर जोड़ को और फिर घटा को, ऐसे हमें सोल्व करते हुए चलना है। आपका आंसर है, आराम से आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि एक किताब पर मुद्रित मूल्य 3000 रुपए है। यानी मुद्रित का मतलब होता है अंकित मूल्य, ठीक है, जिसको प्रिंटेड मूल्य प्राइस या मार्किंग प्राइस भी आप बोल सकते हो। 3000 रुपए है। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। ओके जी। यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है, यह अपने को बताना है। अब देखिए सिंपली क्या है कि भाई 3000 रुपए है ना, वो क्या है? अंकित मूल्य है या मुद्रित मूल्य है। उस पर वो 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब इसको 90% में बेच रहा है, इसके 90% में बेच रहा है। या आप इसको बोल सकते हो कि 10% की छूट दे रहा है तो इसमें से 300 रुपए कम करके बेच रहा है। तो 300 रुपए कम करेंगे तो 2700 रुपए में इस वस्तु को बेच रहा है। क्योंकि इसका 10% अगर आप निकालोगे, अरे इसका 10% आराम से निकाल सकते हो ना, बस 2 जीरो ही तो हटानी है, 300 हो गया। 300 की छूट दे रहा है तो 2700 में बेच रहा है। लेकिन 2700 में भी बेचने पर वो 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 20% का लाभ का मतलब ये 120 का मान है। अब अगर लाभ है
तो 100 में से जोड़ के हमें लिखना है, अगर हानि होती 100 में से माइनस करके लिखते। तो 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 120% है ये किसका, क्रय मूल्य का। और हमसे क्रय मूल्य पूछा है, लागत मूल्य पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। बस आराम से निकाल दो, ठीक है। किससे 20 पंजे 100, 20 छिक्की 120, ठीक है। 6 से काट दो, 6 से कट जाएगा क्या डायरेक्ट, 6 से कट भी जाएगा ये। 6 चौके 24, 3 6 पंजे 30, और ये इसको गुना कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 450 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2250। कितना हो जाएगा, 2250 रुपए हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा, 2250 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से दोबारा समझ लो, बिना पेन के समझो आराम से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत कम पेन लगाने की आवश्यकता है कैलकुलेशन करने के लिए। कि भाई 3000 रुपए क्या है, उस पे ऊपर अंकित किया गया है, या आप बोल सकते हो मुद्रित किया गया है, फिर उसके 10% की छूट दे रहा है, तो 300 का 10%, 3000 का 10% 300 हो गया, तो 300 की छूट दे रहा है, 2700 में बेच रहा है। लेकिन 2700 में बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है, यानी वो जितने में वो लेके आया था उसके 120 के बराबर है। तो हमें ये पूछा है कि वो कितने में लेके आया था, या लागत मूल्य कितना था, तो 100% का मान निकाल दो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। दो संख्याओं का लसपय 171 है, मैसपय 19 है, उनमें से एक संख्या 19 है, तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बस एक बार याद कर लो, बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसमें हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है क्या, कि पहली संख्या गुना में आपका क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, और बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है आपका एलसीएम गुना में एचसीएम। पहली संख्या का मान हमें दिया गया है 19 है, दूसरी संख्या का मान हमें निकालना है सेकंड संख्या का, और बराबर में हमें यो भी दिया गया है 171 गुना में 19 हमें दिया गया है। इस 19 से ये 19 कट जाएगा, सेकंड संख्या का मान कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर देख सकते हो। देखो ये तो मुझे आपको समझाना था, तब मैंने आपके लिए यहां पर लिखा है, वरना अगर आपको यह पता है ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएम, तो क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इस 19 से तो ये 19 कट जाएगा, ये ही बचेगा जो आपका आंसर हो गया, क्योंकि इन दोनों का गुना बराबर इन दोनों का, तो इससे ये कट गया, ये बच गया, इसका मान बच गया। तो दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा, 171 आ जाएगा। डायरेक्ट आप बिना पेन के कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब आपको ये वाला याद होगा तभी आप कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 652 से बढ़कर 815 हो गई। कितनी है, पहले कितनी थी, 652 रुपए थी, ठीक है। अब कितनी हो गई, 815 रुपए हो गई। अब क्या बोला गया, तो खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि समान रहे। अब 652 से ये 815 हो गया, इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया दोस्तों। यहां से देखोगे तो 48, 10, 58 और 5 63 और 163, यानी 163 रुपए इंक्रीज हो गया है, 163 रुपए बढ़ गया है। अब कम करना पड़ेगा 163 रुपए, किसमें से, 815 में से। तो 163 रुपए की कमी करनी होगी, कितने में से, 815 में से, गुना में 100। अब देखो क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि भाई मूल्य पहले ये था, अब ये हो गया, लेकिन खर्चा उतना ही करना है, तो इसका मतलब कमी करनी पड़ेगी। और किसमें से कमी करनी पड़ेगी, अभी जो रेट है उसमें से कम करनी पड़ेगी। कितनी, जितना बड़ा है उतनी। बड़ा कितना है, 163 की कमी करनी है 815 में, प्रतिशत के लिए 100 का यूज कर लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया कितने प्रतिशत की कमी होगी। बस इसको काट दो, 5 से काटो तो 20 पे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 छंगे 30, 5 3 15, 163 से 163 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20% की क्या करनी होगी हमें यहां पर
कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। बस यही तो हमें करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और आपके पेपर में भी आने वाले हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, और अभी आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पहली क्लास कर रहे हैं ना, तब मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। एक बार हम समझ लेंगे टॉपिक्स को, उसके बाद देखना आप, मैं को गारंटी देता हूं, आरपीएफ कांस्टेबल की मैं गारंटी देता हूं, आप 60 से 70% जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत कम पेन का यूज करोगे, आप अपने दिमाग से चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। ये मेरा वादा है। देख लेना जिस दिन सिलेबस पूरा हो जाएगा अपना, उसके बाद देख लेना आप पेन का यूज बहुत कम करोगे। देखो 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है। 11 सदस्य हैं, कितना किलोग्राम है? 100 किलोग्राम है। अब क्या हुआ, एक कोच का वजन जोड़ दिया जाए, एक कोच और आ गया है, उसका वजन जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 किलोग्राम। 11 की जगह 12 हो गए, 1 किलोग्राम बढ़ गया तो 101 किलोग्राम हो गया। तो कोच का वजन क्या है ये अपने को बताना है। एक तो तरीका ये है कि इसका गुना करो और इसका गुना करो और माइनस कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है भाई, 100 किलोग्राम वजन तो था ही, तो इसका मतलब 100 किलोग्राम वजन तो उस कोच का होगा ही होगा। वो बढ़ा रहा है, अगर कम कर रहा होता तो 100 से कम हो सकता था, लेकिन 100 किलोग्राम है क्योंकि वो बढ़ा रहा है। अब 1 किलोग्राम वो बढ़ा रहा है सभी का, तो 11 पहले से थे, एक वो खुद आया जिससे 12 हो गए, 12 का 1-1 किलोग्राम बढ़ा दिया, 12 किलोग्राम और बढ़ा दिया, तो इसमें 12 किलोग्राम और जोड़ दो, तो इसका मतलब कोच का वजन कितना हो जाएगा? 112 किलोग्राम हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इधर किधर ही आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया? बिना पेन के करना है ऐसे क्वेश्चंस को। रुक जाओ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 7 संख्याओं का औसत 143 है, एक संख्या कम करने के बाद भी औसत समान रहता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करो। क्या बताओ, इसके लिए पेन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी भाई। 7 संख्याएं, उनका औसत कितना दिया गया है? 143 दिया गया है। एक संख्या निकाली जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर औसत ना कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा, तो इसका मतलब जितना औसत था उतने की ही संख्या निकली है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। तो क्या हो जाएगा? 143 ही आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अगर मान लो कि कम हो रहा होता, औसत कम हो रहा होता, इसका मतलब 143 से ज्यादा संख्या गई है। जो औसत होता है ना, उससे ज्यादा की संख्या गई है बाहर। अगर ज्यादा हो रहा होता औसत, तो इससे क्या होगा कि 143 से कम वाली संख्या गई है। लेकिन अगर बराबर है तो सेम वाली संख्या ही बाहर निकली है, और वो 143 ही है। 143 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये तीनों तरीके से पूछा जाता है, तीनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। देखो अगला क्या है कि 45 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर ट्रेन एक सिग्नल को पार करती है, खंबे को पार करती है, तो क्या बताया था? स्वयं की लंबाई को पार करती है। स्वयं को लंबाई को पार करने में कितने सेकंड का समय ले रही है? वो 12 सेकंड का समय ले रही है। एक सेकंड में कितनी जाती है? 45 मीटर। तो 12 गुना 45 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 450 और 90। 450 और 90 कितना हो जाएगा? 540। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 540 मीटर आपकी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आप इधर से आंसर चेक कर सकते हो। आंसर किधर गया भाई? ठीक है, आंसर इधर ही होगा, और कहां जाएगा? आंसर कहीं जा सकता है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कैसे हुआ ये सब कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जब एक खंबे को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी, आदमी को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। इसमें स्पीड दी गई है और सेकंड दिया गया है। 12 सेकंड में पार करती है, 1 सेकंड में इतने मीटर चलती है, तो टोटल गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है।
मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि ये वाली टाइप आरपीएफ में हमेशा पूछी जाती है, बहुत आसान होता है। देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, पीछे से इसको सोल्व करते हुए चलना है। रूट 64 किसका मान होता है, ये 8 का होता है। किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का, तो 8 हमने लिख दिया। इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 188 और 8 196 हो जाएगा। 196 किसका होता है, 196 हो जाएगा आपका 14 का 14 का। इसके पूरे के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। अब 270 में से 14 अगर माइनस करेंगे तो इधर से आपका बच गया कितना, 6, ठीक है, इधर से बच गया 6, इधर से 5 और 2, 256 बच गया। और 256 रूट किसका होता है, ये 16 का होता है। यानी इस पूरे के स्थान पर कितना आ गया, 16। अब 65 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 49। और 49 किसका रूट होता है, 7 का होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस पीछे से सोल्व करते हुए चलना है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पहली क्लास है तभी आपको बता रहा हूं कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद कर लो। इतने आपको याद कर लेने हैं जिससे आपके कैलकुलेशन भी आपके लिए इजी हो जाएगी, क्वेश्चंस काफी आसानी से आप निकाल पाओगे और मैथ और रीजनिंग दोनों में काम आने वाला है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, तो रीजनिंग को भी कम मत समझना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विभाज्य वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 12 से विभाज्य होगा। ये अपने को बताना है कि निम्नलिखित में कौन 12 से विभाज्य होगा। विभाज्य का मतलब 12 से भाग होगा। इसकी एक ट्रिक होती है, डिविजिबल बाई 12। इसके लिए मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर जो संख्या 3 और 4 से भाग हो जाती है वो अपने आप 12 से भाग हो जाएगी। 3 और 4 से भाग होने की संख्या का क्या रूल होता है कि या तो उसके लास्ट के 2 अंक 2 जीरो हो, इकाई और दहाई का अंक है ना जो, वो 2 जीरो हो तो होता है। यहां पर 2 जीरो तो नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपके 4 से भाग हो रहे हो। तो 8 है वो 4 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। 6 है वो 4 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 12 4 से भाग होता है। 2 है 4 से भाग नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। अब ये पता चल गया या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, लेकिन 4 वाली कंडीशन ही पूरी हुई है। 3 वाली कंडीशन भी हमारी पूरी होनी चाहिए। 3 वाली कंडीशन क्या होती है कि अगर अंकों का योग 3 से भाग होता है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो अंकों को जोड़ो, 7 5 12, 12 9 21, 21 1 22, 22 और 2 24। तो 24 का 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही यहां क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसको देके देखो, 3 से नहीं होगा, क्या हो गया, 7 5 12, 12 8 20 और 8 28। क्या 28 3 से भाग होता है, नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मैं पढ़ा दूंगा, एक बार मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ा दूंगा, आपके लिए टेंशन नहीं है। आपको सारे याद कर लेने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं हर शिफ्ट में। यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वाले पेपर में देखेंगे ना 2 से 3, तब आपको लगेगा कि हाँ सर सही बता रहे हो, अभी आने वाला है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, लास्ट तक क्लास को देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में चले गए होंगे उनको क्या इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पता चला होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही तो जो आधा अधूरा पढ़ते हैं ना, इससे अच्छा तो पढ़ो ही मत, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि अधूरा ज्ञान अज्ञानी से खतरनाक होता है, ठीक है। तो अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना, लेना है तो पूरा लेना है, वरना मत लो, आराम से ऐसे करो। देखो कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 2:5 दिया गया है। यदि उनकी आयु का योग 231 है, अनुपात जोड़ के देखो कितना हो गया, 7:7। 7 अनुपात का मान 231 दिया गया है, 1 अनुपात का मान 7 3 21, 7 3 21, 33 आ गया। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 33। तो उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करो। अंतर कितना है, 3 का अंतर। जब 1 अनुपात बराबर 33 है तो 3 अनुपात बराबर 33, ये 99 हो जाएगा। तो
तो कितना अंतर हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 99 वर्ष। ठीक है, वैसे तो भाई काफी ज्यादा ही अंतर हो गया, लेकिन हमें मैथ से मतलब है, लॉजिक पे नहीं चलना। ठीक है, मैथ समझ में आ गया ना, आराम से कर लोगे, क्योंकि भाई 2 और 5 दिया हुआ है अनुपात, फिर बोला गया है कि इसका योग है, योग का मतलब जोड़, 7 अनुपात बराबर 231, एक का मान आ गया 33। अब अंतर पूछा है, 3 अनुपात है, 33 गुना 3 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। तो एज वाला क्वेश्चन या अनुपात वाला क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो विभाजिता वाला ही है, कितना है? 35839 है, इसको 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब बताना शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको पता है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या का 3 गुना 3 होता है, तो जो संख्या 3 से भाग हो जाएगी वो 9 से भी भाग हो जाएगी। और 3 से भाग होने के लिए मैंने क्या कंडीशन आपको बताई थी कि अंकों का योग है वो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इधर देखो 8 8 16 16 और 3 19 19 और 9 28, 28 को 9 से भाग देंगे, 9 3 27, 1 बच जाता है, तो शेषफल कितना हो गया? 1 हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 से इधर डायरेक्ट भाग दे सकते हो। ठीक है, 9 से इधर भाग दे सकते हो, 9 3 27, फिर आपका कितना बच गया? 8 बच गया, फिर आपका 88 आ गया, फिर 9 नाम 81, ठीक है, फिर 7 बच गया, 9 अंठे 72, इस तरीके से आप कर सकते हो। 9 दूनी 18, 1 बच जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको विभाजिता का नियम पता है तो आराम से आपका आंसर है निकल जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी बदल के दिए सकता है, लैंग्वेज कैसे भी बदल सकता है। अगर आपको सही तरीका पता है, जो बेसिक तरीका होता है, अगर वो आपको पता है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि एक प्रतियोगी परीक्षा को जीतने के लिए जर्मिलन को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। 80 अंक चाहिए औसतन, तो इसका मतलब टोटल उसको कितने अंकों की आवश्यकता है? 320 अंक की उसको आवश्यकता है। पहले 3 परीक्षाओं में उसने 81, 77 और 73 प्राप्त कर लिए, तो प्रतियोगिता जीतने के लिए चौथी परीक्षा में कितने अंक आने चाहिए? अब देखो भाई, 81 उसने प्राप्त किए, 77 उसने प्राप्त किए और 73 उसने प्राप्त कर लिए। अगर इस चारों की में से 3 की माइनस कर दूं, चौथे की अपने आप आ जाएगी। एक तो ये तरीका है, पहले इससे कर लेते हैं। 10 और 1 11 हो गया, ठीक है, 7 7 14, 21 1 22 और 1 23 हो गया, 231। इसमें से 231 माइनस कर लेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, तो 9 इसी में है, तो 89 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, आज के टाइम पे स्टूडेंट को थोड़ा स्मार्ट तरीका चाहिए होता है। तो आपको पता है कि भाई 80 है ना, वो हमारा कॉमन है कि 80 हमें चाहिए, कॉमन है। तो ये क्या है? +1 हो रहा है, इधर से -3 हो रहा है और इधर से -7 हो रहा है। तो यहां से एक और कर लो, तो माइनस का 9 है, माइनस का 9 है, यानी 80 तो हमें चौथी में चाहिए ही, लेकिन 9 की जो कमी आ रही है उसको भी पूरा करना है। तो 80 + 9 89 आपका हो जाएगा 89, कि भाई 80 तो चाहिए, प्लस में 9 की कमी आ रही है उसको भी पूरा करना है, तो 89 हो जाएगा। अगर यहां पर प्लस का मान आता तो 80 में से माइनस करके लिखते। ठीक है, ये वाला तरीका अच्छा लगे तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना सबसे बेसिक तरीका है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस तरीके से कर सकते हो। समय थोड़ा बराबर ही लगना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज वाले स्टूडेंट को थोड़ा स्मार्ट चाहिए होता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चंस को, इसको क्वेश्चंस को सोल्व करवाने का मतलब है कि आपके 10 मिनट खराब करवाना, समझाना। इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपको करना है। किसी संख्या के 80% का, 75% का कुछ नहीं करना। का मतलब गुना होता है, प्रतिशत हटाओ, बटे में 100 लिखो बस। x मानो कि वो संख्या x थी, फिर उसका 80/100, फिर गुना में 75/100, फिर 66.67/100। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके कमेंट करके बता देना। ठीक है, कैलकुलेशन करो और कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्लासेज आएंगी तब मैं आपको समझाऊंगा ये। ठीक है, ये वाला देखो, फ्रैंकलिन है 540 मील प्रति घंटे की गति से आधी दूरी और 810 मील प्रति घंटे की गति से शेष आधी दूरी पूरी की है, तो औसत गति क्या होगी?
औसत गति के लिए मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर बराबर दूरी तय की जा रही हो, अगर दूरी बराबर हो और औसत गति आपसे पूछा गया हो, तो उसके लिए सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला होता है औसत गति निकालने का। वो होता है आपका 2 गुना पहली गति गुना में दूसरी गति, और बटे में होता है पहली गति प्लस में दूसरी गति। ठीक है, ऊपर गुना करना होता है, नीचे जोड़ना होता है, लेकिन साथ में 2 और होता है ऊपर। बस आराम से कर दो। 2 गुना में कितना हो गया 540 गुना में 810, बटे में कितना होगा, इसको जोड़ के लिखना है तो 1350 आ जाएगा। ये 1350 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये किससे से कट रहा है क्या? ठीक है, किससे कट रहा है? 5 से काटे या वैसे और किसी से कट रहा है देख लो। चलो 9 से काट लेते हैं। 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45। ठीक है, और 9 से काटो, 9 छिकी 54। 15 से और कट रहा है कुछ। चलो और सिंपल बना लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से इसको काट दो भाई। 5 एकम 5, 5 छंगे 30, 5 दूनी 10। इसको गुना कर दो 4 से। 162 को 4 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर से आ गया 8 और इधर से 4 और 6, 648 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अपने को करना है, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा और किसी से भी आराम से कट रहा है ये। ठीक है, लेकिन कट जाएगा, काटना है कैसे भी काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि दूरी समान होनी चाहिए। अगर दूरी बराबर है, चाहिए ऐसे हो कि भाई यहां से यहां तक जा रहा है और वापस आ रहा है, दूरी बराबर है। यहां से यहां तक की दूरी तय की, फिर यहां से यहां तक की दूरी तय की, लेकिन ये दोनों दूरियां बराबर है। तो औसत गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना में पहली गति गुना में दूसरी गति, और बटे में दोनों गतियों को जोड़ के अपने को लिखना होता है। दोनों स्पीड है उनको जोड़ के लिखना होता है। आगे देखिए 29 का है कि एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है। 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में है। तो हमसे पूछा गया है क्या, इनका परिमाप इतना दिया गया है, तो सबसे छोटी भुजा का मान निकालो। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का मान। तो 4 5 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, कितना हो जाएगा 14। 14 का मान कितना दिया हुआ है? 532 दिया हुआ है। ठीक है, तो 14 3 42 कितना हो गया यहां पर 14 3 42 हो गया। उसके बाद कितना बच गया 11, कितने में जाएगा 8 पे। ठीक है, 14 8 112, 38 हो गया। एक का मान कितना हो गया 38 हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया? सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा होगी जिसका सबसे छोटा अनुपात। तो 1 का मान 38 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 38 दूनी 76 हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी? 76 हो जाएगी। ऐसे अपने को करना है ऑप्शन नंबर सी। सभी अनुपात है, इसके बराबर परिमाप क्या होता है? ठीक है, चारों भुजाओं का योग। तो 9 और 5 14, 14 का मान दिया गया था, तो 1 का मान निकल के आ गया 38। 1 का मान कितना निकल के आ गया अपना 38 निकल के आ गया है। सबसे छोटी का पूछा था तो 2 का, आपसे सबसे बड़ी का पूछता तो 5 से गुना कर देते। ठीक है, बस ऐसे ही पूछता है। सबसे छोटी पूछेगा, सबसे बड़ी पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग क्या होगा। आपसे ये पूछ सकता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा। बस ऐसे ही पूछ सकता है। जब आपको सब कुछ पता है, एक अनुपात का मान अगर आपका निकल गया, तो आप किसी का भी मान आराम से निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक अनुपात का मान आराम से निकाल लेना, समझ के निकाल लेना। आगे क्या है कि जब एक आइटम को 391 रुपए में बेचा जाता है, तो 15% का नुकसान होता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15% का नुकसान, नुकसान का मतलब हानि, लॉस हो, हानि हो रही हो, कमी हो रही हो, तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं। 15% कम है तो 100 में से 15% कम करेंगे, इसका मतलब 85%। इसका मान कितना दिया गया है 391। हमें मान किसका निकालना है 100 का, क्योंकि लागत मूल्य क्या होता है 100 होता है। हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। 100 का मान अपने को निकालना है। ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 85% का मान कितना 391। 1 का मान 391 बटे 85, 100 का मान यहां पर 100। ठीक है, थोड़ा समझ जाओ, थोड़े स्मार्ट बनते हुए जाना। बस इसको कैलकुलेट करना है और आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको 5 से काट लो। 5 से काटोगे तो 20 पंजे 100,
और इसको 5 से काटोगे तो 17 पंजे 85, ठीक है। और फिर ये 17 से कट जाएगा, मुझे ऐसे लगता है कट ही जाएगा बिल्कुल। 17 दूनी 34, कितना बच गया 34, 5 51, 17 3 51, 23 दूनी 46, 460 हो गया। सी का मान कितना आ जाएगा 460 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन 460 आ गया, आराम से समझ में आ गया। बस हानि हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, प्लस हो रहा है तो 100 में से जोड़ के लिखेंगे। दुकानदार ने 300 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 12 रुपए में, 12 नहीं 312 सॉरी है, ठीक है प्रिंटिंग मिस्टेक है, कितना 312 है, 312 में बेचा तो घाटे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब किसी वस्तु को 390 रुपए में खरीदा जा रहा है, 312 रुपए में उसको बेचा जा रहा है, इसका मतलब 78 रुपए का क्या हुआ, उसको हानि हुई है। तो आपने को बताना है हानि प्रतिशत क्या होगी। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना आसान क्वेश्चंस भी मुझे बताना पड़ेगा, तो फिर आप क्या ही करोगे। और नहीं आता तो भाई बता देना, क्योंकि जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से आपको हीरो बनाना है, जीरो से हीरो। टेंशन मत लो, बड़ी शानदार क्लास आपके लिए आने वाली है। रेलवे में इस बार हम धमाका मचाने वाले हैं। सिर्फ एक ही तैयारी करवाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक ही तैयारी मैं आपको करवाऊंगा रेलवे के लिए, और उसी एक ही तैयारी में आप रेलवे के सारे एग्जाम्स को फोड़ने वाले हो। चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हो, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो, या और कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एक ही तैयारी करवाऊंगा, उसमें पूरा मैथ आप फोड़ के आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। जिस दिन पेपर हो उस दिन बता देना, ठीक है। ये एसएससी जीडी के लिए भी बोला था, स्टूडेंट ने बोल दिया हाँ सर जी वही है, ऐसे ही आप भी बोलने वाले हो। अब क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। देखिए क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि वार्षिक ब्याज से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अर्जित ब्याज इतना है, तो निवेशित राशि क्या हो। बड़ा ही सिंपल तरीका, अपने वाला तरीका। जब एक साल में 12% का ब्याज मिलता है, 5 सालों में कितने प्रतिशत का ब्याज मिला होगा, 60% का। और ब्याज का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है, इसका मतलब 60% का मान हमें कितना दिया गया है, 5520 दिया गया है। 1% का मान क्या होगा, इसके बटे में 60। हमें मान किसका निकालना है, राशि का, और वो क्या होती है 100% होती है, तो 100% का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, या 6 से कट जाएगा क्या, पूरा 6 से कट जाना चाहिए, ठीक है। 6 नामे 54, 9 की 54 और 6 दूनी 12, 9200 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बताओ इससे आसान और क्या चाहिए आपको, इससे आसान और क्या चाहिए। कुछ नहीं करना, जब आपको पता है कि साधारण ब्याज है तो एक साल में 12% का ब्याज मिलता है, 5 साल में 60% का ब्याज मिलेगा, और उसका मान हमें दिया गया है। जब आपको 60% का मान दिया गया है तो 100% का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो साधारण ब्याज भी प्रतिशत से सोल्व करा रहा हूं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे अच्छा आपके लिए और क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन गायब हो गया, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। कि धातु के एक टुकड़े की कीमत 360 से बढ़कर 432 कर दी गई, तो कीमत में बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं पहले बता चुका हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में 60 से 70% क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, अपने मन से नहीं बनाया, पेपर है रियल, ठीक है, देख सकते हो। तो 360 से बढ़कर 432 हो गई। अब 432 माइनस 360 कर लो, ठीक है, वैसे कर सकते हो भाई 40 जोड़ेंगे तो 400, और 40 और 3 72, यानी 72 बढ़ गया कितने से, 360 से। अपने को यही बताना है कि कितने प्रतिशत है, 0 से 0, 36 दूनी 72, 20% हो गया, ठीक है। स्मार्ट तरीका अपनाओ, बेसिक तरीके के साथ में बेसिक तरीका भी रखना है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीका रखना है। ऐसे जोड़ने से अच्छा है डायरेक्ट जोड़ लो, यहां से घटाने से अच्छा है डायरेक्ट घटाओ, ठीक है। कि 432 कब हो सकता है, 40 जोड़ेंगे तो 400 और 32 हो रहा है, तो 40 और 32 72, ये आ गया 72 का अंतर, ठीक है। ऐसे अपने को निकालना है। आज की क्लास का ये 35वां क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा हो पता नहीं कितना खतरनाक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे करना है ध्यान से देखना।
पहले मैंने क्या बोला था कि ब्रैकेट को देखते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो इसको अपने को सोल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट इधर है भाई, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये आप जानते हो, ठीक है, ये सही है, ठीक है। इस स्क्वायर से ये वाला रूट अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, कुछ नहीं, इधर से 2 है, गुना में 289/2। अब बटे में 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर पूरा पूरा भाग जा रहा था तो भाग करके लिख देते, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो इसके बटे में 2 लिख दिया। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका, 289 बच गया, 289 बच गया। इधर से क्या है, इधर से आपका 19 गुना 17 गुना 19 गुना 17 भाग में है, तो बटे में लिख सकते हैं 289, आराम से लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 17 का स्क्वायर है वो 289 होता है, तो 17 गुना 17 से 289 कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया, 19 गुना 19, तो इसका मतलब है कि 19 का स्क्वायर आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर दिखा देता हूं, फिर समझा देता हूं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोबारा से देख लो, किसी को कोई दिक्कत हुई है तो। भाई इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, हमें भाग करना है, भाग नहीं हो रहा तो इसके बटे में लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी पूरी पूरी, तो इसके बटे में हमने लिख दिया। और इसका मतलब कुछ नहीं होता, तो गुना होता है, तो 2 गुना 289/2 है, तो 2 ये कैंसिल हो गया, 289 बच गया। इधर क्या है, भाग है इसके बीच में, तो इसके बटे में लिख दो। भाग का मतलब क्या होता है, बटे में, तो 17 से भाई ऐसे काट लो, इसको काटोगे 17, फिर इस 17 से फिर 19 का गुना कर दो, 361 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है जी। तो ये यहां पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। रुक जाओ, अभी भागना नहीं है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अब अभी तक जिसने नहीं किया लाइक कर दो। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, आरपीएफ क्या आपका फोकस है, क्या रियली में आप इसकी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आज लिखोगे कि हाँ मुझे रेलवे में सिलेक्शन लेना है, आरपीएफ में मुझे सिलेक्शन लेना है, तो जिस दिन सिलेक्शन लोगे वो आपको दिखाई देगा, हमेशा मोटिवेट करता रहेगा कि हाँ हमने लिखा था। और शेयर जरूर कर देना अपने सभी भी दोस्तों के साथ, भाई बहन मित्र मित्रानी जो भी है सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया आया है, आरपीएफ के लिए मैथ की तैयारी करना चाहता है और आरपीएफ के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है मैथ की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ की बात करेंगे, तो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का नाम भी यही है, मैथ्स बाय प्रवीण कटारिया, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को टारगेट बना के चलिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।